नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। दिन भर की रही सुर्खियां और जो रही हैं बड़े मुद्दे, जनमत में होती है उन्हीं पर बात। तो जनमत की शुरुआत उत्तराखंड के उत्तरकाशी से एक ऐसी हृदय विदारक तस्वीर दिखाने जा रही है जिसे देखकर आपका दिल कांप उठेगा। आज दोपहर का समय था, घड़ी की सुइयां 1:45 पर थमी, लेकिन धराली गांव की घड़ियां वहीं रुक गई जहां से तबाही का वो अंतहीन सिलसिला शुरू हुआ। आसमान से फटे बादलों ने जो मौत बरसाई, उसने पूरे गांव को एक कब्रगाह में बदल दिया। केवल 34 सेकंड, सिर्फ 34 सेकंड में हंसता खेलता धराली गांव चीखों और सिसकियों में बदल गया। खीर गंगा नदी में आया मलबा मानो जल नहीं जल जला था, जो अपने साथ माओ की ममता, बच्चों की मुस्कान और बुजुर्गों की दुआएं सब बहा ले गया। धराली का बाजार, जहां कभी घंटों लोगों की चहलकदमी रहती थी, आज वहां सिर्फ मलबा है। उन दीवारों के नीचे इंसान दबे हैं जिनके अपने अब भी उन्हें पुकार रही हैं। किसी का बेटा लापता है तो किसी की माँ, कोई होटल मालिक, कोई दुकानदार, लेकिन अब वहां ना तो होटल है और ना ही कोई दुकान है, तो सिर्फ पत्थर, मलबा और बहती खून की बूंदें। 4 शव मिल चुके हैं, 50 से ज्यादा लोग लापता हैं, लेकिन जो सबसे भयानक है वो है वहां की खामोशी, जिसे चीरती है केवल एक दूसरे को ढूंढती बिलखती आवाजें। एक माँ कहती है मेरा लाल कहाँ है, एक बहन चीखती है कि भैया को बचा लो, और एक बच्चा बस देख रहा है उस मलबे की ओर जहां शायद उसका पूरा संसार दफन हो गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन पहाड़ की ऊंचाइयां और सैलाब का वेग हर पल राहत दल के हौसले को चुनौती दे रहा है। धराली आज सिर्फ गांव नहीं है, वो देश की आत्मा का वो टुकड़ा है जो रो रहा है, सिसक रहा है। कभी आपने सोचा है कि जब एक पूरा बाजार सिर्फ आधे मिनट में बह जाए, जब घर के साथ परिवार बह जाए, जब घाटी की हर गूंज चीख बन जाए, तो क्या होता है? धराली वही मंजर है जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं, जहां आज पहाड़ भी रो रही हैं और खीर गंगा की लहरें लाशों को बहा रही हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। यहाँ पर पूरा जल भराव हो चुका है साहब। ये जो ऊपर हमारा कैंप के आगे, ये आगे वाली नदी भी ब्लॉक हो चुकी है। ये जो भागीरथी नदी है ये ब्लॉक हो चुकी है और यहाँ जो पूरा जल भराव हो रहा है साहब, तुरंत जो भी जिसका भी गांव का इसका उत्तरकाशी के बीच का जो गांव अभी भी आ ही रहा है, वो जिसका भी अभी भी बहुत भयंकर आवाज आ रही है ऊपर से, जिसका भी बोला गांव के अंदर, जिसका नदी के किनारे जो भी बच्चे हैं तुरंत बोला उनको ऊपर जल भराव। पा गया ये मेरी माँ जी धराली हादसे को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ बैठक की, मौजूदा स्थिति का जायजा लिया है। आज जो है दोपहर में 1:50 पर ये सूचना प्राप्त, क्लाउड बर्स्ट होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें जो गांव। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति का पूरा जायजा लिया है, बैठक करते हुए अधिकारियों के साथ नजर आए हैं। आप 2 तस्वीर देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उस तबाही की, बादल फटने की, वो तबाही जो पूरा गांव अपने साथ ले गई। बाजार बह जाते हैं, लोग बह जाते हैं और हर तरफ आपको सिर्फ चीखें ही चीखें नजर आती हैं। परिवार के परिवार बह जाते हैं। माँ कहीं अपने बच्चे को पुकारती है तो कहीं बच्चा अपने पिता और माँ को पुकारता है। ये तस्वीरें बहुत हृदय विदारक तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं, जहां पर कुदरत का एक खौफनाक प्रकोप
आज देखने को मिला है। खीर गंगा की ये लहरें लाशों को बहा रही हैं। जहां पर आज आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ के पहाड़ भी आज रो रहे हैं और जहां पर घाटी की हर गूंज सिर्फ आपको चीख में नजर आएगी, जिसकी तस्वीरें भी आपने टीवी स्क्रीन पर देखी और आपने आवाजें भी सुनी हैं, जहां पर लोगों की चीख पुकार आपको सुनाई दे रही है। पूरा बाजार सिर्फ आधे घंटे में यहाँ पर बह गया है। कई घरों के घर, परिवार के परिवार यहाँ पर समा गए हैं धरती में। तो इसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णा, अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्या सरकार की तरफ से कोई रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है? अभी फिलहाल क्या स्थिति है कृष्णा? बिल्कुल शिवांगी, देखिए लगभग दिन की आज 1:45 की घटना है जब इस पूरी घटना के बारे में स्थानीय शासन को पता चला था। तब से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा हो गया था। जहां पर ये घटना घटी है उसके पास ही एक आर्मी का बेस कैंप था, तो सबसे पहले आर्मी ने वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अपनी तरफ से शुरू किया। काफी लोगों को बचाया गया। उसके बाद SDRF, ITBP और NDRF तमाम जो राहत दल है वो वहां पे पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया। अगर अभी तक की हम बात करते हैं तो 60 से 70 लोगों को ITBP ने सकुशल वहां से रेस्क्यू कर लिया है, जिनका ट्रीटमेंट जो है हॉस्पिटल में चल रहा है। उसके साथ ही आर्मी ने भी लगभग 50 से ऊपर व्यक्तियों का जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको सुरक्षित जगह पर ले जाके उनका ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना आंध्र प्रदेश दौरे पर थे। अपने दौरे को आधे में ही छोड़कर जब उनको घटना की जानकारी लगी तो वो देहरादून पहुंचे। अब देहरादून में भी लगभग 1 घंटे में वो जब सीधा आए तो उन्होंने 1 घंटे तक जो है वो बैठक करी। आपदा कंट्रोल रूम पहुंच के उत्तरकाशी के पूरे जिले में क्या क्या घटना हुई है, पल पल की अपडेट उन्होंने जिलाधिकारी से ली है और उन्होंने राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के जो है वो निर्देश दिए गए हैं। इस बीच शाम को जो है वो केंद्र से एक अनुरोध किया गया था। MI-17 हेलीकॉप्टर और चिनूक की जो है वो मांग की गई थी, जिसकी मांग जो है वो केंद्र ने स्वीकार कर ली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिस तरीके से लगातार नजर बनाए हुए हैं और पूरे मामले में उन्होंने चिंता भी जताई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी वे लगातार बातचीत जो है वे कर रहे हैं कि लगातार ही हम देख रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री को इस पूरी घटना का जब पता चला था तब से ही शासन प्रशासन जो है वो पूरा एक्टिव है। चाहे हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चाहे पुलिस विभाग की या अन्य विभाग जैसे कि आपदा राहत विभाग की, तो ऐसे में तमाम विभाग जो है वो एक्टिव दिख रहे हैं। राहत बचाव कार्य जो है वो काफी तेज कर दिया गया है। हालांकि बारिश जो है वो लगातार तेज हो रही है, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी दिक्कतों का सामना जो है वो रेस्क्यू टीम को वहां पे करना पड़ रहा है। लेकिन अब जैसे ही कल अगर मौसम साफ होता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो और तेज हो जाएगा। चलिए ठीक है कृष्णा, बनी रहिए हमारे साथ। तो मौसम वैज्ञानिक SN पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर ये बताइए कि जब ये आपदा वहां पर आई तो क्या मौसम विभाग को पता होता है कि क्या मौसम अभी वहां पर बना हुआ है? क्या कोई चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की जाती है वहां के लोगों के लिए कि लोग सतर्क हो जाएं? किस तरीके का मौसम वहां पर है, ऐसी कोई बात? SN जी, हमारे पीछे मैप में देख सकते हैं कि उत्तराखंड में रेड है, तो कल और आज के लिए 2 दिन के लिए वहाँ रेड अलर्ट पहले से ही जारी था उत्तराखंड के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। ये रेड अलर्ट कर जारी हो चुका था। लेकिन जहां बादल फटने की घटनाओं की बात है वहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में नमी भरे जो बादल होते हैं ये ऊपर उठ के ठंडी हवा के संपर्क में आते हैं और फिर अचानक भारी बारिश के रूप में गिरना होता है। इसका सबसे बड़े कारण है कि जो हमारी पहाड़ी की भू संरचना होती है वो इस तरह की होती है कि जो पहाड़ों की ढलान होती है ये ढलान हवा को ऊपर उठने के लिए मजबूर करती है, जो गर्म हवाएं होती हैं। इसके साथ ही ये जब 2 तरह की हवाएं आपस में यहाँ पे कम दबाव के क्षेत्र भी बनते हैं मानसून के सीजन में, तो कम दबाव के क्षेत्रों में गर्म और नम हवाएं तेजी से ऊपर उठती हैं, जिनसे बादल फटने की घटना को बढ़ावा मिलता है। और इसके साथ वहां तापमान का अंतर भी होता है। और इसके बाद जो हमने ये कंक्रीट के जंगल बसा दिए हैं पहाड़ों पर या मैदानी भागों में, इनकी वजह से भी गर्मी बढ़ती है और तापमान बढ़ने लगते हैं। ये कई ऐसे कारण हैं तकनीकी। और जो मानसून का सीजन जब होता है तो दक्षिण पश्चिम हवाएं लगातार मानसून जो नम हवाएं होती हैं वो हवाओं को थ्रो करती रहती हैं पूरे उत्तर भारत पर। उसमें उत्तराखंड भी है, हिमाचल भी है, जम्मू भी है और हमारे मैदानी इलाके भी हैं। और ये धीमे धीमे नमी
पहाड़ों की जो ढलान होती है वहां इकट्ठी होती रहती है, और ये नमी जब इकट्ठी होती है और नीचे गर्म हवाएं होती हैं, तो ये गर्म हवाएं फिर ऊपर उठ के कई करोड़ गैलन पानी जो होता है वो एक ही थोड़े इलाके में कंडेंसन होके गिर जाता है, और इस तरह से ये बादल फटने की घटनाएं होती हैं जो पहले होती थी लेकिन कम होती थी। अब जो हमारी पृथ्वी गर्म हो रही, तापमान बढ़ रहे हैं, तो इनकी वजह से भी ये ज्यादा होने लगी हैं। इसी के साथ जो हमने मानव जनित जो हमने बदलाव किए हैं, हमने हरे पेड़ भी काटे हैं, इसके साथ ही हमने कंक्रीट के जंगल बसा दिए। आप जोशीमठ देखिए, जोशीमठ में हमने जहां 2000 लोगों की जगह थी वहां 50,000 लोगों को बसा दिया, तो हमारा जोशीमठ दरकने लगा और पहाड़ दरक रहे हैं। और ये हमारे जो पहाड़ हैं ये इस तरह के पहाड़ हैं कि इनमें दरकने की ज्यादा संभावना है। जो हमारे पहाड़ी इलाके के, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो या जम्मू कश्मीर हो, ये कई ऐसी स्थितियां हैं जो हमको इसको बढ़ावा देती हैं। बिल्कुल। बात घटने की घटनाओं को, बाढ़ आने को, हमने ज्यादातर जो नदियों के रास्ते हैं उनको भी रोका है। इसी के साथ नदियों के रास्ते के अलावा हमने जो उनका बहाव क्षेत्र होता है उनमें भी होटल मकान बना लिए हैं। और जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम था, चाहे हमारे देखिए आप दिल्ली ऐसे बड़े शहरों में तुरंत जल भराव हो जाता है, हमने जो प्राकृतिक जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको हमने बर्बाद किया है, उसके साथ छेड़छाड़ करी है। तो ये बहुत, चलिए ठीक है, एसएन जी बने रहिए हमारे साथ। इस हादसे पर पीएम मोदी भी लगातार उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के बातचीत करके अपडेट ले रही है। साथ ही एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम ने लिखा है कि उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात कर मैंने हालात की जानकारी ली है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हुई हैं। तो हमारे साथ लगातार कृष्णा भी बने हुए हैं। कृष्णा, लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे घटना को लेकर नजर बनाए हुए हैं और हर एक अपडेट सीएम पुष्कर सिंह धामी से लगातार वो ले रही हैं। फिलहाल जो रेस्क्यू कार्य चलाया जा रहा है कृष्णा, क्या अभी भी वो निरंतर कार्यरत है? और जो राहत बचाव का जो कैंप है क्या वो अभी भी कार्यरत है या फिर थमा दिए गए हैं अभी के लिए? कृष्णा। बिल्कुल, देखिए अभी तक जो है वो काफी सारे लोग जो है वो वहां से लापता बताए जा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 300 के आसपास उस समय पे वहां पे लोग मौजूद थे जो अभी तक वहां से लापता है, जिनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है, जब तक हमको एक एक व्यक्ति नहीं मिल जाता तब तक हम रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात जारी रखेंगे, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी तूफान आए। एक एक व्यक्ति की जान जो है वो हमारे लिए जो है वो बेहद ज्यादा कीमती है। तो हम सभी की सुरक्षा के लिए और सभी को बचाने के लिए तमाम प्रयास जो है वो करेंगे, जिसको देखते हुए सभी विभागों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी वहां पे जारी है। क्योंकि देखिए जिस तरह से 300 से लोग लापता होने की खबरें आ रही हैं, तो ये संख्या इस टाइम पर कम है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमेशा ही जब उत्तराखंड में मौसम खराब होता है मानसून के दौरान, चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम हो जाती है। और ये धराली एक गांव ऐसा है जहां जो गंगोत्री धाम को जोड़ते व्यक्ति धराली और हरसिल के पास जो है वे रुका करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से मानसून पे जारी है तो यहाँ पे संख्या जो है वो काफी कम, अमूमन वहां पे संख्या जब चारधाम यात्रा जारी रहती है तो हजारों की करीब में जो है वो संख्या वहां पे रहती है। लेकिन आज 200 से 300 की करीब जो है वो संख्या वहां पे बताई जा रही है। हालांकि इसका स्पष्ट जो आकलन अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि किसी का एक तरीके से धराली में उस समय चारधाम यात्रा से बिल्कुल कृष्णा। और वहीं पर देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करते हुए उत्तराखंड के धराली में फ्लैश फ्लड की घटना को लेकर भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात कर घटना की जानकारी ली है। आईटीबीपी के निकटतम 3 टीमों को भी वहां पर भेज दिया गया है। साथ ही एनडीआरएफ की 4 टीमें भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई हैं, जो शीघ्र पहुंचकर बचाव कार्य में लगेंगी। कृष्णा, देखिए हर तरीके से हर संभव मदद देने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो और गृह मंत्री अमित शाह, सभी इस पूरी घटना को लेकर
नजर बनाए हुए हैं और लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी लगातार बात कर रही हैं। फिलहाल हमारे साथ एसएन पांडे जी भी मौसम वैज्ञानिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या स्थिति बनती है जब बादल फटते हैं, जब इस तरीके की आपदाएं आती हैं, क्या स्थिति बन जाती है कि इस तरीके की तस्वीरें हमारे सामने और हमारे देश के सामने आ जाती हैं? क्या आपके पास जानकारी? जैसे बताया कि जब गर्म और ठंडी हवाओं का आपस में टकराव होता है, बादल फटने का ये भी एक कारण है। इसी साथ शहरीकरण में जो कंक्रीट के हम बना रहे उससे भी तापमान बढ़ते हैं। इसके साथ ही जो जब हमारा ये मानसून का सीजन चल रहा होता है तो लगातार नम हवाओं का फ्लो बंगाल की खाड़ी से पूरे उत्तर भारत में होता है, पहाड़ों तक भी होता है। तो पहाड़ों का जो भू संरचना होती है तो वहां पे नमी लगातार इकट्ठी होती रहती है और जब इनकी नीचे गर्म हवाएं ऊपर बढ़ने को मजबूर करती हैं, जो हमारी पहाड़ी की भू संरचना होती है वो जब गर्म हवा से भरे बादलों को ऊपर उठाती है, तो भू संरचना भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो वो ठंडी हवा ऊपर बढ़ती है और वो तेजी से बारिश में बदलती है और कंडेंसन होके वो करोड़ों गैलन पानी एक जगह में बादल फटने के रूप में गिर जाता है। चलिए, बिल्कुल एसएन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए कृष्णा और एसएन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तरकाशी जिले की एसपी सरिता ढोभाल ने बताया कि गांव के लोगों को उनके घरों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। राहत और बचाव कार्य में स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना की राजपूत राइफल्स के जवान मौके पर मौजूद हैं। वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर बाकी बचे हुए मकान था उनसे लोगों को निकाल दिया गया है, सेफ प्लेसेस पर उनको ले जाया गया। हमारी लोकल थाने की टीम है, वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम है, इसके अलावा आईटीबीपी की टीम है और आर्मी की जो वहाँ पर राजपूत राइफल्स की टीम है उनकी भी टीम साथ में। देखिए, लगातार बाकी टीमों का भी मूवमेंट है और रास्ते में नेताला पे भी लैंडस्लाइड आया हुआ है तो यहाँ पर कुछ टीमें रुकी हुई है जो कि आगे जैसे रास्ता खुलेगा आगे की तरफ मूव करेंगी। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने की घटना पर कहा कि तकरीबन 2 बजे हरसल गांव में यह घटना हुई है, जिसकी सूचना मिलने पर एनडीआरएफ के 3 दलों को मनेरा, बड़कोट और देहरादून से रवाना किया गया है। ये जो घटना हुई है तकरीबन 2 बजे हर्षिल गांव में, इसके बाद तुरंत जब सूचना मिली तो एनडीआरएफ की 3 टीमों को मनेरा, बड़कोट और देहरादून से रवाना किया गया है और वो रास्ते में हैं, जल्दी पहुंचने वाली हैं। जी बिल्कुल, हमारी जो एक टीम है उसमें 35 मेंबर्स होते हैं और पूरी तरह से वो सभी सामान के सामग्री के साथ लैस हैं और ये जो ऑपरेशन होगा बेसिकली ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद जो फ्लैश फ्लड हुआ है उसमें मलबे में दबे होने की लोगों की संभावना होगी, तो उस नजरिए से टीमों की तैनाती की गई है और सारी सामग्री के साथ वे रवाना किए गए हैं। देखिए, इसकी सूचना भी हमें एसडीएमए के हवाले से स्थानीय प्रशासन से अभी मिली नहीं है, पूरी सूचना अभी जानकारी मुहैया नहीं हुई है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं उसमें और 50 से ज्यादा लोगों को ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, कुछ डेड बताए जा रहे हैं। तो अभी पूरा जो ये अभी आकलन किया जा रहा है और अभी इंफॉर्मेशन अवेटेड है। वहीं एम्स ऋषिकेश के पीआरओ संदीप कुमार ने कहा कि जैसे ही हमें यह जानकारी मिली, ट्रॉमा सेंटर को सूचित कर दिया गया कि अगर कोई भी मरीज अस्पताल आता है तो उसे तुरंत उपचार प्रदान किया जाए। काशी के थराली गांव में बादल फटने की दुर्घटना के बारे में हम लोग भी अवगत हुए हैं। जैसे ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर बी सत्यश्री के नेतृत्व में ट्रॉमा को निर्देश दिया गया है कि दुर्घटना के संबंधित अगर रोगी पेशेंट हमारे तरफ आते हैं तो तुरंत ही उनके उपचार की व्यवस्था की जाए। और एम्स का जो बताएं कि जो ट्रेन है, दुर्घटना का ट्रेन उत्तराखंड में है, वो उसके लिए एम्स हमेशा तत्पर रहता है। जो भी इस तरीके की दुर्घटनाएं हैं उसको तुरंत जो है हम लोग जो है कैटर करते हैं और हमारे डॉक्टर मधुर उनियाल की टीम इसके लिए हमेशा तत्पर है। वहीं भारतीय सेना की आईवैक्स ब्रिगेड की टुकड़ियों को तुरंत राहत और बचाव कार्यों के लिए रवाना किया गया है। सेना के जवान मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रही हैं और राहत अभियान जोर शोर से जारी है। सेना ने एक बार फिर यह साबित किया है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय वह देशवासियों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है।
तो लगातार प्राकृतिक आपदाएं हम अपने देश में देख रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय देशवासियों के साथ हमारी जो सेना है वह किस तरीके से मजबूती के साथ खड़ी है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर राहत और बचाव कार्य लगातार यहां पर किया जा रहा है। सेना के जवान भी मौके पर पहुंच चुके हैं और मौके पर पहुंचकर लगातार सेना के जवान जो है वो हालात का जायजा ले रही हैं और जो राहत अभियान कार्य है वो भी जोर शोर से चलाया जा रहा है। सेना के जो हमारे जवान हैं वो भी वहां पर तैनात हैं और सेना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जब भी देश में प्राकृतिक आपदा आती है वह हमेशा देश के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए रहते हैं। तो आप ये लगातार तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर जवानों ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया है। भारतीय सेना की आईबेक्स ब्रिगेड की टुकड़ियों को तुरंत राहत और बचाव कार्यों के लिए रवाना किया गया है। सेना के जवान मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रही हैं। राहत अभियान भी जोर शोर से लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर लोकतंत्र पर हमला हुआ है और इस बार निशाने पर थे राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक। जगह थी कूच बिहार का खगड़ाबाड़ी चौराहा। समय दोपहर के 12:35 और हालात बिल्कुल किसी अराजक राज्य जैसे, जहां विरोध के नाम पर पत्थर चले, लाठियां उठी और बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे चटकने लगे। तो सवाल लाजमी है, क्या ममता राज में विपक्ष को बोलने का हक भी नहीं है? क्या बंगाल अब भी भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा है? नेता प्रतिपक्ष की गाड़ी पर हमला, पुलिस वाहन के शीशे टूटना, काले झंडे, चोर वापस जाओ के नारे और उन्मादी भीड़। ये दृश्य किसी सामान्य लोकतांत्रिक विरोध के नहीं बल्कि एक सुनियोजित हिंसक रणनीति के प्रतीक हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जब कोई नेता अदालत से अनुमति लेकर प्रशासन को सूचित करके विरोध जताने निकलता है और फिर भी उसके काफिले पर हमला होता है, तो फिर पुलिस प्रशासन किसके इशारे पर सोता है? शुभेंदु अधिकारी ने साफ आरोप लगाए हैं कि टीएमसी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि रोहिंग्याओं जैसे बाहरी तत्वों को भीड़ में शामिल कर हमले की साजिश रची गई। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं होती तो आज उनकी जान भी जा सकती थी। क्या ये बंगाल की राजनीतिक संस्कृति बन चुकी है? पूर्व केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने तो सीधे सीधे राज्य सरकार के मंत्री उदयन गुहा पर हमले का नेतृत्व करने का आरोप लगाया है। अगर ये आरोप सही है तो ये सिर्फ राजनीतिक गुंडागर्दी नहीं बल्कि एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता की हत्या की साजिश है। लेकिन जवाब में टीएमसी क्या कहती है? ये सब भाजपा की नौटंकी है। हमला भाजपा की आंतरिक कलह का नतीजा है। हमने तो सिर्फ प्रदर्शन किया। तो क्या प्रदर्शन का मतलब पत्थरबाजी और लाठीचार्ज है? क्या काले झंडों की भीड़ किसी नेता के काफिले के रास्ते को रोक सकती है? क्या ये भारत में संभव होता है अगर प्रशासन निष्पक्ष होता? आज बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला, कल कांग्रेस नेताओं पर और फिर किसी दलित या आदिवासी संगठन के मार्च पर हमला। क्या ये ममता बनर्जी की लोकतांत्रिक नीति है या फिर बंगाल में अवरोध करना ही एक गुनाह बन गया है? बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अक्सर देश में संघीय ढांचे की दुहाई देती हैं, लेकिन अपने ही राज्य में विपक्ष की आवाज दबाना चाहती हैं। कभी रामनवमी की शोभा यात्रा पर लाठीचार्ज, कभी छात्रों पर केस, कभी पत्रकारों को घेरना और अब सीधे नेता प्रतिपक्ष की हत्या की कोशिश। अगर विपक्ष की आवाज को इसी तरह दबाया जाता रहा तो बंगाल जल्द ही लोकतंत्र से तानाशाही की ओर बढ़ता दिखेगा। आज शुभेंदु अधिकारी बच गए क्योंकि गाड़ी उनकी बुलेट प्रूफ थी, लेकिन अगर कल कोई कार्यकर्ता मारा गया तो जिम्मेदार कौन होगा? ममता बनर्जी, उनका प्रशासन या फिर वो भीड़ जिसे सत्ता की छाया में संरक्षण मिला है? बंगाल पूछ रहा है लोकतंत्र जिंदा है या फिर नहीं? क्या देश पूछ रहा है और देश पूछ रहा है कि क्या संविधान सिर्फ किताबों में रह गया है? यह सिर्फ शुभेंदु अधिकारी का मामला नहीं है, ये हर उस भारतीय की लड़ाई है जो संविधान विरोध और लोकतंत्र पर विश्वास करता है। जनता तय करे कि क्या आज का बंगाल भारत का हिस्सा है या एक अलग तानाशाही प्रयोगशाला। है ना, वो मस्जिद से हमला हुआ है, आप थोड़ा देख लीजिए। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान लोग ने किया है। ये सीधा सीधा ये जो अब देख सकता है यहाँ मस्जिद के खागड़ाबाड़ी जो मॉक्स है वहाँ से हमला हुआ है। सीधा देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए। ये खोकसाडांगा और खागड़ाबाड़ी एरिया बांग्लादेश से सटा हुआ एरिया है।
ये जो आज का हमला हुआ, इसका पीछे अंसारुल बांग्ला, हिजबुल मुजाहिदीन और बांग्लादेश का जमात हिफाजत, ये सब मिला हुआ है। पिछले साल आज का दिन 5 अगस्त को शेख हसीना वाजिद को छोड़ना पड़ा थी वह बांग्लादेश। ये तृणमूल कांग्रेस का साथ जो इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है उसका साथ सीधा सीधा संपर्क है। ये वहां जानलेवा हमला किया। येस्टरडे ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी का साथ कूच बिहार का नोटोरियस क्रिमिनल उदयन गुहा और वहां का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मीटिंग करके सब तैयारी किया और जो 1500 क्रिमिनल को ये लोग यूज किया, इसमें 80% बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या था। इसलिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल को बांग्लास्थान बनाना जाए और एक्सट्रीमिस्ट फोर्स, जिहादी, खूंखार आतंकवादी इस पूरा प्रदेश के खास करके 9 जो साटे हुए एरिया है, जहां डेमोग्राफी ऑलरेडी चेंज कर दिया, जहां 28-30% से ज्यादा पिछले 10 साल में वोटर एनहेंस हुआ, ये किया है। ये बड़ा साजिश था। मैं मेरा कॉलीग निशित प्रामाणिक के ऊपर आभारी हूं। उन्होंने नॉर्मल रेंटल कार छोड़ के कूच बिहार बॉर्डर से मुझे बुलेट प्रूफ कार में जाने के लिए एक तरीके से मजबूर किया। इसलिए मैं और निशित जी हम सब बाल बाल बांच गया है। अब वक्त आ गया है देश को झकझोरने का, क्योंकि सवाल केवल घुसपैठ का नहीं, भारत की अस्मिता का है। लाल कोट की धरती पर जब बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े जाते हैं, जब रोहिंग्या पूरे देश में फर्जी आधार और वोटर आईडी से सरकारी योजनाएं लूटते हैं, तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि भारत क्या अब किसी की जागीर बन गया है? सिर्फ असम क्यों, पूरे भारत में एनआरसी क्यों नहीं? जब असली नागरिक अस्पताल में लाइन में खड़ा है, तब अवैध घुसपैठिए इलाज पा रही है। जब हमारे युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रही हैं, तब बिहार यूपी की गलियों में बांग्लादेशी धंधा चमका रही हैं। और सबसे शर्मनाक, इन्हें अल्पसंख्यक बताकर ढाल बना रहा है विपक्ष, क्योंकि इनका मजहब वोट है, इनका धर्म तुष्टीकरण है और इनकी नीयत सत्ता की कुर्सी। सुदर्शन की ललकार साफ है, अब एनआरसी देश की जरूरत है। ये धर्म की नहीं, राष्ट्र की लड़ाई है। आज लाल कोट टूटा है, कल संसद गिरेगी। अब नहीं चेते तो देर हो जाएगी। हम बोलेंगे, देश बोलेगा, एनआरसी लागू करो, भारत को बांग्लादेश बनने से बचाओ। साल भर पहले तारीख थी 5 अगस्त 2024, जगह थी ढाका, बांग्लादेश, और घटना थी शेख हसीना की सरकार का पतन। कट्टरपंथियों ने तख्त पलट दिया, मस्जिदों से उग्र भाषण निकले, सड़कों पर खून बहा और बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष पहचान चूर चूर हो गई। और आज ठीक 1 साल बाद 5 अगस्त 2025 को लाल कोट, भारत का गौरव, वहां घुसपैठ करते हैं 6 बांग्लादेशी अवैध नागरिक। क्या ये सिर्फ संयोग है या कोई सुनियोजित साजिश? क्या वही स्क्रिप्ट जो ढाका में चली अब दिल्ली में शुरू हो गई है? क्या भारत को भी बांग्लादेश की तरह धार्मिक विद्वेष और आतंकी हिंसा में झोंकने की तैयारी हो रही है? देश की राजधानी दिल्ली में लाल कोट की दीवारें फिर गवाह बन गई हैं एक बड़ी साजिश की। और इस बार कोई विदेशी फौज नहीं, बल्कि मजदूरी की आड़ में छिपे वो बांग्लादेशी घुसपैठिए जिन्होंने हिंदुस्तान के किले में सेंधमारी की है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उन्होंने घुसपैठ की, सवाल ये है कि उन्होंने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई। जवाब साफ है, क्योंकि उन्हें पता है भारत में एक ऐसा विपक्ष है जो उनके साथ खड़ा है, जो अवैध बांग्लादेशियों को मजलूम बताता है और एनआरसी का विरोध करता है। देश के नागरिक जानना चाहते हैं
क्या आज का विपक्ष सिर्फ सत्ता के लिए आतंक के समर्थन में खड़ा है? जो घुसपैठियों के लिए आंखें मूंद लेता है, वो भारत के नागरिकों की सुरक्षा कैसे करेगा? सवाल कांग्रेस से है, सवाल आम आदमी पार्टी से है, सवाल उन सभी सेक्युलर पंथियों से है जो देश से ज्यादा वोट बैंक की फिक्र करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि घुसपैठ की कोशिश हुई है, सवाल ये है कि इन घुसपैठियों की हिम्मत इतनी बढ़ी कैसे? जवाब साफ है, भारत का विपक्ष आज राष्ट्र के नहीं बल्कि घुसपैठियों के साथ खड़ा है। एनआरसी का विरोध कर, सीएए पर बवाल कर उन्होंने इन्हीं जिहादियों को न्योता दिया है। वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, इनकी राजनीति आज तुष्टीकरण की दलदल में डूब चुकी है। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया, एक ऐसा हथियार जो देश से अवैध घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखा सकता है। लेकिन विपक्ष को इससे परेशानी है। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें वोट चाहिए, भारत की सुरक्षा नहीं। सवाल साफ है, जब घुसपैठिए लाल कोल तक पहुंच जाएं, जब धार्मिक कट्टरपंथ दिल्ली की दीवारों तक आ जाएं, तब भी क्या हम चुप रहेंगे? सुदर्शन न्यूज बार बार चेताता रहा है, एनआरसी लागू की जाए ताकि जो बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठिए हैं उन्हें बाहर किया जा सके। लेकिन आज भी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वामपंथी और सेक्युलर ब्रिगेड एनआरसी के विरोध में खड़ी है। अगर आज भारत ने आंखें मूंदी तो कल कहीं लाल कोल ढाका ना बन जाए। अगर आज एनआरसी नहीं लागू हुआ तो कल शहर में घुसपैठियों की जड़ें गहरी हो जाएंगी। इसलिए देश पूछ रहा है, एनआरसी से किसको डर है? अवैधों को या फिर उनके राजनीतिक संरक्षकों को? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक तीखा बयान देते हुए भारत पर अगले 24 घंटे में भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप का आरोप है कि भारत रूस को फ्यूल सप्लाई करके उसकी वॉर मशीन को फंड कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एक अच्छा ट्रेड पार्टनर नहीं रहा है क्योंकि वो अमेरिका से व्यापार करता है, लेकिन अमेरिका को बराबर मौका नहीं देता। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप एक बार फिर पुराने ट्रंप कार्ड खेलने जा रहे हैं? वही ट्रेड वॉर, वही टैरिफ पॉलिटिक्स। 2020 के चुनावों में भी उन्होंने चीन पर टैरिफ लगाकर अपनी इमेज मजबूत की थी। अब 2025 में फिर भारत। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब भारत ने हाल ही में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पर रूस से तेल आयात को दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया था। भारत ने कहा कि जब रूस के साथ अमेरिका खुद $3.5 अरब का व्यापार करता है तब भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? विदेश मंत्रालय का ये जवाब ट्रंप को करारा संदेश था कि भारत वैश्विक हालातों को देखते हुए ऊर्जा आयात करता है और इसकी आलोचना करने वाले देश खुद भी रूस से व्यापार कर रही हैं। भारत ने यह भी बताया कि अमेरिका आज भी यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम, फर्टिलाइजर और अन्य केमिकल्स रूस से आयात करता है। सवाल उठता है कि क्या इस बयान के बाद भारत अमेरिका रिश्तों पर क्या असर होगा? क्या रूस के साथ व्यापार करना अमेरिका की नजरों में अपराध है या यह वैश्विक व्यापार पर अमेरिकी वर्चस्व की पुरानी चाल है? इस बीच रूस खुलकर भारत के समर्थन में सामने आ गया है। क्रेमलिन ने कहा है कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र को व्यापारिक साझेदार चुनने की आजादी है और अमेरिका जैसी धमकियां पूरी तरह अवैध और दबाव की राजनीति मानी जाएगी। तो आज की बड़ी बहस यही कि क्या ट्रंप फिर एक बार वैश्विक मंच पर अपने पुराने ढर्रे पर लौट रही है? क्या भारत इस टैरिफ टकराव में अपनी रणनीतिक संतुलन बनाए रखेगा? और क्या यह 2025 के चुनावों से पहले ट्रंप का घरेलू खेल है? 10 मई 2025 को भारतीय वायुसेना द्वारा की गई स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक के 3 महीने बाद भी पाकिस्तान की सैन्य संरचना अभी एक उबर नहीं सकी है। रहीम यार खान एयरबेस पर एक बार फिर नोटम जारी हुआ है, जिससे साफ है कि एयरबेस अब तक पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं हो पाया है। पाकिस्तान ने 18 जुलाई को आखिरी बार नोटम जारी किया था और अब फिर से 15 अगस्त 2025 तक रनवे बंद रहने की घोषणा की गई है। इसका मतलब है कि रहीम यार खान एयरबेस पर अभी भी उड़ानें नहीं भर पा रही है। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के तहत DRDO के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे रनवे को गंभीर नुकसान हुआ था। अब तक की मरम्मत में न तो पाकिस्तान की तकनीकी दक्षता काम आई और न ही उसकी रणनीतिक तैयारी। ये एयरबेस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारतीय सीमा के बेहद करीब है। इसकी एक और खास बात है कि यही शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी है, जिससे सैन्य और नागरिक दोनों उड़ानों पर असर पड़ा है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए मुख्य उड़ान संचालन
पालन अड्डों में से एक था, जहां से JF-17 और J-10C जैसे विमान उड़ते थे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि यह भारत की रणनीतिक परिपक्वता, साइबर डोमिनेशन और एयर स्ट्राइक एक्सीलेंस का प्रदर्शन था। भारत ने अपने आधुनिकतम फाइटर जेट राफेल का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की सुरक्षा तैयारियों को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। सबसे अहम बात, पाकिस्तान को तब तक हमले की भनक तक नहीं लगी जब तक रनवे उड़ नहीं चुका था। पाकिस्तान द्वारा जारी नोटम आमतौर पर रनवे बंद होने या एयर स्पेस सीमित होने की जानकारी देता है। इसका बार बार आना यह दिखाता है कि रहीम यार खान एयरबेस की हालत अब भी युद्ध के अनुकूल नहीं है। इस एयरबेस की क्षमता खत्म होना मतलब यह है कि पाकिस्तान को अपने फाइटर जेट्स के लिए वैकल्पिक एयरबेस की जरूरत पड़ गई है। तो फिलहाल के लिए आज की जनमत में इतना ही। कल पुनः आपसे इसी समय पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।